नमस्कार दोस्तों, ये है इतिहास के पाठ भारत में राष्ट्रवाद का तीसरा भाग। इस वीडियो में हम सविनय अवज्ञा की ओर ले जाने वाले कारक के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम साइमन कमीशन और नमक यात्रा के बारे में जानेंगे। अंत में हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। फरवरी 1922 में गोरखपुर स्थित चौरी चौरा में बाजार से गुजर रहा एक शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया। इस घटना के बारे में सुनते ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह के जन संघर्षों से थक चुके थे। वे 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनावों में हिस्सा लेना चाहते थे। उनको लगता था कि परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना, सुधारों की वकालत करना और यह दिखाना भी महत्वपूर्ण है कि परिषदें लोकतांत्रिक संस्था नहीं है। C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन कर डाला। आंतरिक बहस व असहमति के इस माहौल में दो ऐसे तत्व थे जिन्होंने 20 के दशकों के आखिरी सालों में भारतीय राजनीति की रूपरेखा एक बार फिर बदल डाली। पहला कारक था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर। 1926 के कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी थी और 1930 के बाद तो पूरी तरह धराशायी हो गई थी। कृषि उत्पादों की मांग गिरी और निर्यात कम होने लगा तो किसानों को अपनी उपज बेचना और लागत चुकाना भी भारी पड़ने लगा था। 1930 तक ग्रामीण इलाके भारी उथल-पुथल से गुजरने लगे थे। दूसरा कारक था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन सर जॉन साइमन के नेतृत्व में गठित की गई थी। राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित किए गए इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देने थे। लेकिन इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ यानी साइमन कमीशन गो बैक के नारों से किया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। इस विरोध को शांत करने के लिए वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स का गोलमोल सा ऐलान कर दिया। इस प्रस्ताव से कांग्रेस के नेता संतुष्ट नहीं थे। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया। तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया। 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वाइसरॉय इरविन को एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को खत्म करने के बारे में थी। नमक का
अमीर गरीब सभी इस्तेमाल करते थे। यह भोजन का एक अभिन्न हिस्सा था। इसीलिए नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी इजारेदारी को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया था। महात्मा गांधी का यह पत्र एक अल्टीमेटम यानी चेतावनी की तरह था। उन्होंने लिखा था कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। इरविन झुकने को तैयार नहीं थे। फलस्वरूप महात्मा गांधी ने अपने 78 विश्वस्त वॉलंटियर्स के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी। यह यात्रा साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर खत्म होनी थी। गांधी जी की टोली ने 24 दिनों तक हर रोज लगभग 10 मील का सफर तय किया। गांधी जी जहां भी रहे, हजारों लोग उन्हें सुनने आते। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया और आह्वान किया कि लोग अंग्रेजों की शांतिपूर्वक अवज्ञा करें, यानी अंग्रेजों का कहा ना माने। 6 अप्रैल को वे दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। यह कानून का उल्लंघन था। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। अब बात आती है कि यह आंदोलन असहयोग आंदोलन के मुकाबले किस तरह अलग था। इस बार लोगों को न केवल अंग्रेजों का सहयोग न करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानून का उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया जाने लगा। देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए। आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाने लगा, शराब की दुकानों की पिकेटिंग होने लगी। किसानों ने लगान और चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया। गांव में तैनात कर्मचारी इस्तीफा देने लगे। बहुत सारे स्थानों पर जंगलों में रहने वाले वन कानूनों का उल्लंघन करने लगे। इन घटनाओं से चिंतित औपनिवेशिक सरकार कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लगी, जैसे अब्दुल गफार खान और महात्मा गांधी। इससे बहुत सारे स्थानों पर हिंसक टकराव हुए। शोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेजी शासन का प्रतीक पुलिस चौकियों, नगर पालिका भवनों, अदालतों और रेलवे स्टेशनों पर हमले शुरू कर दिए। भयभीत सरकार ने निर्मम दमन का रास्ता अपनाया। शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर हमले किए गए, औरतों व बच्चों को मारा पीटा गया और लगभग 1 लाख लोग गिरफ्तार किए गए। महात्मा गांधी ने एक बार फिर आंदोलन वापस ले लिया। शुरू हुआ मार्च 1930 में और समाप्त हुआ मार्च 1931 में। 5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौते पर दस्तखत कर दिए। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू कर दिया। साल भर तक आंदोलन चला, लेकिन 1934 तक आते आते उसकी गति मंद पड़ने लगी थी। तो दोस्तों, इसी के साथ इस पाठ का तीसरा भाग समाप्त होता है। इस वीडियो में हमने सविनय अवज्ञा की ओर ले जाने वाले कारक के बारे में पढ़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन पर चर्चा करी। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया और हम सामूहिक अपनेपन का भाव के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।